देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें आगे सामने मौजूद दोस्तों जानिए सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे जहां पर यूजीसी के नियम को लेकर बीजेपी सरकार की उदासीनता को लेकर अब रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों बताएंगे पहले रुझान में बुरी तरीके से चुनाव हारी है भारतीय जनता पार्टी को, लगा है तगड़ा झटका। बताएंगे यूजीसी को लेकर क्या है पूरी अपडेट और मोदी सरकार को बचाने के लिए मैदान में उतरे नेता ही पूरी तरीके से उनका क्षेत्र में हो गया है सुपड़ा साफ। दोस्तों बताएंगे क्या है स्थिति और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट जहां पर बीजेपी से एक और राज्यसभा की सीटें छीनते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने विरोधी के साथ में हाथ मिलाया है। बताएंगे किस तरीके का पूरा मामला है दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी के नेता गए थे सवर्ण समाज के बड़े कार्यक्रम में दोस्तों, जहां पर जोरदार तरीके से विरोध करके इनको लौटाया गया है, 1 मिनट भी भाषण नहीं देने दिया गया। बताएंगे पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में इजराइल और ईरान के बीच में चल रहे जोरदार तरीके के घमासान को लेकर इस वक्त की पूरे रात की सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अगर यूजीसी के नियम को भारतीय जनता पार्टी ने वापस नहीं लिया तो सवर्ण समाज के लोग बीजेपी का पूरी तरीके से चुनाव में इलाज करेंगे दोस्तों। जबकि दूसरी ओर अगर यूजीसी के नियम को वापस ले लिया गया तो फिर एससी एसटी और ओबीसी समाज के लोग बीजेपी की हालत खराब कर देंगे और इसीलिए बीजेपी दोनों तरीके से फंस चुकी है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार इसी तरीके से पहुंचते रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें बीजेपी सरकार यूजीसी को लेकर नया नियम लेकर आती है दोस्तों, यानी पुराने नियम को बदलकर नए नियम लेकर आती है। उच्च शिक्षा संस्थानों के अंदर यानी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में इक्विटी यानी समानता के साथ साथ समावेशी और भेदभाव विरोधी अभियान के तहत इस स्कीम को लेकर आया गया था दोस्तों। यानी एससी एसटी ओबीसी समाज के प्रति हो रहे भेदभाव को रोकने के लिए बीजेपी की सरकार यूजीसी का रेगुलेशन लेकर आई थी। ऐसे में यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर देशव्यापी आंदोलन करते हुए सवर्ण समाज के लोगों ने विरोध जताया और इक्विटी सेल बनाए जाने को लेकर और इक्विटी स्क्वाड बनाए जाने के मामले को लेकर ओबीसी समाज के लोगों को ऐड करके केवल जनरल कैटेगरी के लोगों को अलग से छोड़कर उनको प्रताड़ित करने जैसा बताया गया। इस मामले को लेकर जोरदार तरीके का विवाद हुआ दोस्तों और बीजेपी सरकार पर जोरदार तरीके का दबाव बनाया गया। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूजीसी के इस गाइडलाइंस को वापस नहीं लिया दोस्तों और रेगुलेशन को वापस लेने की जगह बीजेपी की सरकार ने कहा कि ऐतिहासिक सुधार है। इसके बाद मामला जब कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट ने इस पूरे मामले पर रोक लगा दिया दोस्तों, जिसके बाद सवर्ण समाज के लोगों को समझ में आ गया कि बीजेपी उनसे दूरी बना रही है और भारतीय जनता पार्टी सवर्ण समाज के लोगों को हल्के में ले रही है दोस्तों। इसी बात को लेकर अब सवर्ण समाज ने यूजीसी के मामले पर बीजेपी को पहला बड़ा झटका बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे के इलाके में दिया है दोस्तों। निशिकांत दुबे बीजेपी के वही नेता है जो सवर्ण समाज के समर्थकों से आकर भिड़ रहे थे नरेंद्र मोदी सरकार के बचाव में और दावा कर रहे थे कि ये कानून सवर्ण समाज के विरोध में नहीं लेकर आया गया है बल्कि ईडब्ल्यूएस के 10% के रिजर्वेशन को भी एक तर्क के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में गोड्डा से एक ऐसी अपडेट आई है जिससे बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है दोस्तों। खबर यह है कि निशिकांत दुबे के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देवघर के नगर निगम के इलेक्शन के अंदर बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट पूरी तरीके से धरा का धरा रह गया दोस्तों। झारखंड मुक्ति मोर्चा के रवि ने चुनाव जीत लिया और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री रीता को हार का सामना करना पड़ा। जो अपडेट आई दोस्तों देवघर से वो ये कि देवघर के नगर निगम के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार रवि कुमार राउत ने 5148 वोटों से यानी 5000 प्लस वोटों से यहाँ चुनाव जीता है और दूसरे नंबर पर बीजेपी समर्थित रीता चौरसिया थी, जिनको पूरी तरीके से बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे का समर्थन मिला हुआ था दोस्तों। निशिकांत दुबे को यह सीट किसी भी स्थिति में जीतनी थी अगर उनको यह मैसेज भेजना था कि सवर्ण समाज के लोगों से उनकी जो बहस हुई थी उस बहस में सवर्ण समाज से वो जीत चुके हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि निशिकांत दुबे जिस महिला को सपोर्ट कर रहे थे, उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे थे, वो बुरी तरीके से चुनाव हार गए, बल्कि नगर निगम के चुनाव में 5000 प्लस वोटों से चुनाव हारे हैं और ये तो आंकड़ा विधानसभा के चुनाव में भी बहुत बड़ा माना जाता है दोस्तों। तो आप लोग सोचिए कि कितने बड़े अंतर से हार मिली है और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस सीट पर जीता है। ये धार्मिक क्षेत्र है, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर देवघर में मौजूद है दोस्तों। ऐसे में देवघर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बुरी तरीके से चुनाव हार जाना और निशिकांत दुबे की पूरी ताकत का इस्तेमाल के बावजूद चुनाव हार जाना, ये साफ इस बात के संकेत देता है कि बीजेपी के जो तथाकथित सवर्ण नेता बनकर भारतीय जनता पार्टी के साथ में घूम रहे हैं दोस्तों, उन लोगों के दिन धीरे धीरे करके फिरते नजर आ रहे हैं। यही बड़ा कारण है कि बीजेपी के सवर्ण नेताओं का विरोध अब बीजेपी के कट्टर वोटर भी करने लगे हैं। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का ऐसा विरोध लखनऊ के अंदर हुआ दोस्तों कि बीजेपी के लोग हमेशा याद रखेंगे। अपडेट ये है कि यूजीसी को लेकर बीजेपी विरोध में हवा इतनी तेज चल रही है कि लखनऊ के अंदर ब्राह्मण प्रबुद्ध समागम का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण समाज के लोगों को साधने के लिए, उनसे हितैषीपना दिखाने के लिए यानी उनके प्रति समर्पण दिखाने के लिए पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा को भेजा दोस्तों। दिनेश शर्मा बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा भारतीय जनता पार्टी के मोदी और शाह मानते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग दिनेश शर्मा को अपना नेता नहीं मानते। यही बड़ा कारण है कि ब्राह्मण समाज के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के अंदर कांग्रेस
पार्टी से लेकर विपक्षी पार्टी के ब्राह्मण समाज के नेता मौजूद थे दोस्तों, यानी बहुत बड़ा महासमागम हो रहा था। और क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 10% के आसपास ब्राह्मण मतदाता है तो उनकी दावेदारी अच्छी खासी है। और ऐसे में बीजेपी के नेता दिनेश शर्मा गए थे नेता बनने के लिए, ब्राह्मण समाज का नेता बनने के लिए, लेकिन जैसे ही भाषण देना शुरू करते हैं इनके सामने से लोग नारे लगाना शुरू कर देते हैं, शोर शराबा शुरू हो जाता है और लोग हुटिंग करने लगते हैं, भारत माता की जय के नारे लगाने लगते हैं और इस तरीके से कार्यक्रम नहीं कर पाते बीजेपी के नेता और 1 मिनट भी भाषण नहीं दे पाते, जो एक तरीके से चीफ गेस्ट थे दोस्तों। और बीजेपी का तथाकथित ब्राह्मण नेता है दिनेश शर्मा और उनको बोलने तक नहीं दिया गया। इससे पता चलता है कि ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज में बीजेपी को लेकर नाराजगी किस स्तर पर है। और इस कार्यक्रम में यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद थे, उन दोनों को पूरी तरीके से बोलने दिया गया। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर शंकराचार्य से जुड़े विवाद को लेकर एकदम क्लियर स्टैंड लिया है। पार्टी पूरी तरीके से शंकराचार्य के अपमान को ब्राह्मण समाज के अपमान के तौर पर देखते हुए लगातार नाराजगी जताकर बीजेपी सरकार को एक्सपोज कर रही है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं का सम्मान और बीजेपी के नेताओं को बोलने तक नहीं दिया जाना, इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समीकरण धीरे धीरे करके विपक्ष की ओर शिफ्ट होता चला जा रहा है दोस्तों। 2007 और 2012 के इलेक्शन में जिस तरीके से विपक्ष को ब्राह्मण समाज ने समर्थन किया था, क्या वो इक्वेशन वापस से उत्तर प्रदेश में लौट रहा है? ये बड़ी बात है क्योंकि 10% वोट है दोस्तों, कोई भी गंवाना नहीं चाहता। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के उड़ीसा के प्रभारी है भक्तचरण दास दोस्तों। ऐसे में भक्तचरण दास को लेकर एक जो अपडेट आती है वो ये कि उन्होंने एक सीट के मामले को लेकर यानी भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में एक सीट पर घेरने के लिए बीजू जनता दल के साथ में हाथ मिलाने का फैसला लिया दोस्तों। यानी नवीन पटनायक से उन्होंने मिलने का टाइम मांगा और जो 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें से 2 सीट तो बीजेपी के खाते में वैसे ही चली जाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास 84 का आंकड़ा है और 30-30 का बीजेपी 2 पेयर बना लेगी, यानी 2 उम्मीदवार को बीजेपी आराम से जिता लेगी दोस्तों। जो बाकी बचते 24 है, यानी बीजेपी के 84 में से जो 24 बचते हैं उस 24 को बीजेपी को 30 तक पहुंचाना पड़ेगा, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार यहां पर जितवा पाएगी दोस्तों। ऐसे में बीजू जनता दल के पास टोटल 48 विधायकों का समर्थन है, तो एक सीट यानी 30 विधायकों का मिलकर एक राज्यसभा का मेंबर तो चुन लिया जाएगा। बाकी जो 18 बचेंगे 48 में से, उन 18 को और 12 लोगों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी ताकि चौथी सीट पर इंडिया गठबंधन का कोई उम्मीदवार जीते दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने खुद अपने नेता को आगे भेजकर, भक्तचरण दास को आगे भेजकर बीजू जनता दल के नेता को कहा कि वो चाहते हैं कि जो चौथी सीट है उस पर भी विपक्ष का कोई उम्मीदवार चुनाव जीतकर जाए, और इस बात को मान गए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक दोस्तों। नवीन पटनायक ने कहा कि ठीक है, मैं कांग्रेस पार्टी के कहने के बाद 2 उम्मीदवार मैदान में उतार रहा हूं, यानी एक सीट तो उनकी कंफर्म है, दूसरी सीट के लिए उनके पास केवल 18 विधायक है, तो उनको और जो 12 विधायकों का समर्थन चाहिए। कांग्रेस ने घर जाकर उनको कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप अपना उम्मीदवार दीजिए, बीजेपी यहां से नहीं जीतनी चाहिए और बीजेपी के लोग खरीद फरोख्त करेंगे, और इससे बेहतर है कि हम लोग खुद का उम्मीदवार उतारकर यहां पर जिताए ताकि विपक्ष का व्यक्ति राज्यसभा के अंदर पहुंचे दोस्तों। और दोनों नेताओं ने इस बात को मान लिया। इसके बाद नवीन पटनायक ने कांग्रेस पार्टी का आभार जताया है और 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। एक संतप्त मिश्रा चुनाव लड़ेंगे, दूसरे दत्तेश्वर होता को चुनाव लड़वाया जा रहा है। अब ये 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे तो इसका सीधा मतलब यह है कि विपक्ष के 2 राज्यसभा के मेंबर चुनकर जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता भक्तचरण दास की तारीफ होनी चाहिए दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी अगर चाहती तो वो इस चुनाव में वोट भी नहीं डालती, लेकिन पार्टी ने कहा कि क्यों वोट बर्बाद करना है, अगर बीजेपी को हराना है तो भारतीय जनता पार्टी को हर सीट पर नुकसान पहुंचाना पड़ेगा, और इसीलिए राज्यसभा में बीजेपी का आंकड़ा जितना कम होगा उतना विपक्ष को फायदा होगा। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बिहार में भी चुनाव काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। जो 5वीं सीट है दोस्तों उसको लेकर चुनावी आंकड़े ये बताते हैं कि बीजेपी के पास 38 विधायकों का समर्थन है और तेजस्वी यादव विपक्ष का पूरा आंकड़ा मिलाकर 35 तक पहुंच रहे हैं, यानी इंडिया गठबंधन के पास 35 का आंकड़ा, बीजेपी के पास 38 का आंकड़ा है, दोनों के 41 तक पहुंचना है। तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ये फैसला ले रहा है कि वो AIMIM के साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इसीलिए आंकड़े को 41 तक पहुंचाने के लिए AIMIM के 5 होंगे प्लस 1 BSP के जीते हुए विधायक होंगे दोस्तों। ऐसे में खुद तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में कूद रहे हैं ताकि राज्यसभा की ये सीट विपक्ष के खाते में जाए। तेजस्वी यादव खुद चुनाव लड़ेंगे तो आरजेडी पूरी तरीके से, उसके विधायक पूरी तरीके से एकजुट होंगे और उनको विपक्ष का सपोर्ट भी मिलेगा। इसके बाद AIMIM अगर तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के बाद मान गई है दोस्तों तो फिर केवल एक और विधायक के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, और क्योंकि BSP के जो जीते हुए उम्मीदवार है वो भी यादव समाज से आते हैं तो वो तेजस्वी के साथ आंख बंद करके खड़े होंगे, तो इसका मतलब तेजस्वी यादव ये सीट विपक्ष के लिए निकाल सकते हैं। और तेजस्वी यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि बीजेपी की सारी रणनीति यहाँ फेल होने जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर दुनिया भर के अंदर इजराइल और ईरान के बीच में चल रहे युद्ध को लेकर अपडेट आ रही है दोस्तों। अब जो नई अपडेट आई है वो ये कि इजराइल और ईरान में घमासान अभी भी लगातार जारी है और देर रातों जबरदस्त तरीके का हंगामा हुआ दोस्तों। हुआ ये कि दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हवाई जहाज के चलने पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया दोस्तों। कई देशों ने अपने एयरबेस को अस्थायी रूप से बंद कर दिया, जिससे दुनिया भर की फ्लाइट ज्यादा प्रभावित हो गई। एयर इंडिया ने घोषणा किया कि 1 मार्च यानी आज लंदन से लेकर टोरंटो
और फ्रैंकफर्ट और पेरिस और शिकागो के अंदर उसकी सभी पहले से जो प्लेनें थी उन्हें रद्द कर दिया गया है। डीजीसीए ने भी एयरलाइंस को 11 देशों के अंदर एयर स्पेस से बचने की सलाह दी है। कुल मिलाकर दोस्तों दुबई के बुर्ज खलीफा के पास एक धमाका होने के बाद स्थिति और ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेन बोरा को लग रहा था कि उनको पूरी तरीके से बीजेपी के अंदर सपोर्ट मिलेगा दोस्तों, लेकिन उनके अपने विधानसभा सीट पर बीजेपी के लोगों ने बगावत करनी शुरू कर दी है और बिहपुरिया में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी से आए नेता भूपेन बोरा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पार्टी का झंडा लेकर जोरदार तरीके से विरोध जताया है। दोस्तों आपको बता दें कि भूपेन बोरा ने कुछ दिनों पहले बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया था। वो कहते कि कांग्रेस पार्टी में उनको काम नहीं करने दिया जा रहा और कांग्रेस पार्टी में पार्टी के आला कमान उनसे मुलाकात नहीं कर रहे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में चले तो गए हैं, लेकिन पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी में काम करने के बाद इनको बीजेपी के कार्यकर्ता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कार्यकर्ताओं को पता है कि ये कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं और बीजेपी को कभी भी धोखा दे सकते हैं। यही बड़ा कारण है कि कार्यकर्ता अब इनको बाहरी बताकर प्रोटेस्ट करते हुए सड़कों पर दिखाई देने लगे हैं। आप लोग इस पर क्या राय देते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ एसआईआर के बाद आखिरकार पश्चिम बंगाल को लेकर आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। जो अपडेट है वो ये कि पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर के बाद शनिवार को नई वोटर लिस्ट प्रकाशित की है। दोस्तों इस सूची के मुताबिक राज्य के अंदर अब कुल मतदाताओं की संख्या 7,04,59,284 है और फाइनल वोटर लिस्ट से 5,46,000 मतदाता और हटा दिए गए हैं, यानी आंकड़ा कुल मिलाकर 60 लाख के आसपास लोगों के नाम काटे गए हैं। दोस्तों जज इस काम को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके 5,40,000 लोगों के नाम कटवाए गए हैं। फॉर्म 6 और फॉर्म 6A के माध्यम से 1,82,000 लोगों के नाम ऐड किए गए हैं, यानी लगभग 60 लाख के आसपास लोगों के नाम अब टोटल कट चुके हैं। दोस्तों क्या आप इस आंकड़े को बड़ा आंकड़ा समझते हैं या फिर कम मानते हैं? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। पूरे मामले को लेकर एसआईआर को लेकर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने भी अपनी पार्टी को स्टडी पर लगा दिया है। देखते हैं क्या कुछ अपडेट सामने आती है। साथ ही साथ दोस्तों राहुल गांधी एक बहुत बड़ा दावा करते हैं कि कुछ दिनों के बाद एक बड़ा धमाका होगा। उन्होंने बताया कि एप्स्टीन फाइल को लेकर और बड़े खुलासे होने जा रहे हैं और अडानी के केस के मामले को लेकर भी नए सिरे से जांच शुरू होने वाली है। उन्होंने बताया है कि ये जो 2 मामले हैं इस पर मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि आने वाले दिनों के अंदर जोरदार तरीके का धमाका होगा, जोरदार तरीके की बातें सामने आएगी। कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने कहा कि ये 2 मुद्दे हैं जिस कारण से नरेंद्र मोदी रात को सो नहीं पा रहे हैं। पहला एप्स्टीन फाइल का मामला, दूसरा अडानी पर जो अमेरिका में केस चल रहा है उसका मामला है। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं काफी बड़ी बात है दोस्तों, और राहुल गांधी इन 2 मुद्दों के इर्द गिर्द बीजेपी को घेर रहे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझकर कन्नी काट रहे हैं। वो सोचते हैं कि मामले से बचेंगे तो उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सवाल तो बार बार गहरे तरीके से पूछे जाएंगे क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको जनता आराम से भुला नहीं सकती और विपक्ष भुलाने नहीं देगा, भूलने नहीं देगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव प्रियंका गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के अंदर पहुंची थी दोस्तों, जहां पर उन्होंने कोऑपरेटिव लेबोरेटरी ऑफ कलिकावू सर्विस कोऑपरेटिव बैंक में जाकर कर्मचारियों से मुलाकात की है। दोस्तों इस दौरान कोऑपरेटिव बैंक क्या क्या कर रहा है, प्रियंका गांधी को इस बारे में डिटेल में अपडेट दिया गया है। कुल मिलाकर अपने क्षेत्र की जनता से लगातार मुलाकात करती रहती है, उनसे उनका हालचाल जानती रहती है। तो प्रियंका गांधी लगातार वायनाड के सांसद के तौर पर जबरदस्त काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग को क्या लगता है अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धरमैया एक नए वोट बैंक की चाह में लगातार कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसे लेकर नाराजगी जताई जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों जो मुख्यमंत्री सिद्धरमैया है उनका चुनाव जीतने का एक फॉर्मूला है जिसे अहिंदा फॉर्मूला बोला जाता है, जिसमें आदिवासी और ओबीसी समाज को कांग्रेस पार्टी अपने साथ में लेती है, दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज को साथ में जोड़कर एक समीकरण बनाती है जिसके कारण मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धरमैया। ऐसे में लिंगायत समुदाय के वोट हासिल करने के लिए जो फैसले लिए जा रहे हैं, बाई इलेक्शन के मद्देनजर जो फैसला लिया गया है उसका विरोध शुरू हो गया है। दरअसल दोस्तों मुस्लिम मतदाता देवनगिरी साउथ के अंदर नाराज हो सकते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी लिंगायत समुदाय को अपने साथ में लाने के लिए कोशिशें कर रही है और कहीं ना कहीं टिकट भी दिया जा सकता है जिससे अल्पसंख्यक समाज के लोग नाराज हो सकते हैं दोस्तों, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका की स्थिति को कमजोर करेगा। ऐसे में लोगों की अलग अलग तरीके की राय है, लेकिन एक बात जो क्लियर है वो ये कि कांग्रेस पार्टी को अपने वोट बैंक के साथ में मजबूती के साथ रहना चाहिए, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अल्पसंख्यक समाज के साथ में एकजुटता के साथ आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि अल्पसंख्यक समाज कांग्रेस पार्टी के लिए आज भी सबसे बड़ी ताकत है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जिसमें
राहुल गांधी पंजाब के अंदर पार्टी की रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी मंच पर मौजूद कांग्रेस पार्टी के नेताओं से ये बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक टीम बनाकर चुनाव जीतेगी, यानी कांग्रेस पार्टी टीम बनाकर आगे बढ़ेगी और अगर हम लोग टीम बनाकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम लोगों को सफलता नहीं मिल सकती। ये कोई इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति का कोई गेम नहीं है, ये पूरी टीम का गेम है और जब पूरी टीम मिलकर लड़ेगी तभी चुनाव में जीत मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति, जो भी नेता हमारी पार्टी में टीम से अलग होकर अपने दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है या अपने दम पर अपने आप को आगे करके आगे बढ़ना चाहता है, राजनीति करना चाहता है, तो उसके लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। उसको हम एकदम साइडलाइन कर देंगे, उसको बाहर बिठा देंगे, रिजर्व कर देंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग कितने बड़े प्लेयर हो सकते हो लेकिन पार्टी से बड़े नहीं हो सकते, यानी पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। टीम का एक प्लेयर बनकर काम करो और टीम के साथ मिलकर काम करो। अगर अकेले काम करने की कोशिश करोगे, अकेले प्लेयर बनने की कोशिश करोगे तो फिर पार्टी में कोई फायदा नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी ने नेताओं को कहा कि मैं उन लोगों को ठीक कर दूंगा जो लोग पार्टी से इतर यानी पार्टी की जो विचारधारा है, जो पूरी टीम की स्पिरिट है, उसके खिलाफ काम करते हुए अपने आप का चेहरा चमकाने में लगे रहते हैं। उन लोगों को लेकर राहुल गांधी का क्लियर मैसेज था दोस्तों। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए है, कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए है और पार्टी से बड़ा कोई नहीं हो सकता, कोई नेता बड़ा नहीं हो सकता। और साफ तौर पर कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह देखने को मिल रहा था दोस्तों। राहुल गांधी यहां बयान दे रहे थे, पंजाब में एक नए तरीके से कार्यकर्ताओं में पंप देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि कांग्रेस के नेता अचानक से पंजाब में गुटबाजी कम करेंगे दोस्तों, क्योंकि पता है कि राहुल गांधी गुटबाजी से ही परेशान है और उन्होंने साफ तौर पर गुटबाजी पर ही निशाना साधा है कि जो लोग गुटबाजी कर रहे हैं और पोस्ट को लेकर बयान देते रहते हैं उन्हीं की ओर इशारा था दोस्तों। हालांकि मंच पर पूरा सन्नाटा, लेकिन कार्यकर्ताओं के उत्साह से पता चल रहा है कि राहुल गांधी अब कार्यकर्ताओं के विचार से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है, पार्टी के लोगों को यह समझना चाहिए कि कोई भी नेता किसी पार्टी और विचारधारा से ऊपर नहीं हो सकता, तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिव को बड़ी राहत मिली है। एआई समिट के दौरान विरोध प्रदर्शन के मामले को लेकर देर रात पटियाला हाउस कोर्ट ने उनको सशर्त जमानत दे दिया था। सशर्त जमानत के बाद दिल्ली पुलिस ने उदय भानु चिव को रात में पटियाला हाउस कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था और रात में ही पेशी के बाद उनको पहले जमानत दी गई दोस्तों। बाद में मामला दूसरे कोर्ट में पहुंच गया तो उनकी जमानत याचिका को रद्द कर दी गई। कुल मिलाकर ऐसी कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको जेल के अंदर रखा जाए। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा किस तरीके से बीजेपी के दांत खट्टे किए हुए हैं और यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भय पैदा करने के लिए, डर पैदा करने के लिए इस तरीके की साजिशें चल रही है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, क्योंकि यूथ कांग्रेस तो पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी लड़ाई को डंके की चोट पर लड़ेंगे और आगे लड़ते रहेंगे, लगातार इस मामले पर आगे तेजी से बढ़ेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे पार्टी के जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष है उनकी वापसी होनी चाहिए। अगर उदय भानु चिव जेल से बाहर नहीं आएंगे दोस्तों तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह कम हो जाएगा। ऐसे में उत्साह को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उदय भानु चिव जल्दी से जल्दी जेल से बाहर आए दोस्तों। जैसे ही वो जेल से बाहर आएंगे कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह और ज्यादा बढ़ेगा। यूथ कांग्रेस पूरी तरीके से उनको वापस लाने के लिए डटी पड़ी है और ऐसे में कई सारे वकील मैदान में उतारे गए हैं। दोस्तों आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें बीते रात एक और बड़ी अपडेट आती है दोस्तों। इजराइल के द्वारा छाबहार पोर्ट, जहां पर भारत ने पैसा लगाया था 14,000 करोड़ रुपए, ईरान के छाबहार पोर्ट में भारत ने लगाया था, बंदरगाह में पैसा लगाया था ताकि भारत का सामान छाबहार बंदरगाह पर पहुंचेगा और वहां से भारत दुनिया भर के अंदर बिजनेस कर सकता है, कारोबार कर सकता है। लेकिन अब उसी बंदरगाह पर इजराइल के द्वारा हमला किया गया दोस्तों। 14,000 करोड़ रुपए जो भारत ने इस्तेमाल किए थे छाबहार पोर्ट को बनाने के लिए, बंदरगाह को बनाने के लिए, उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर रहा है इजराइल। और ऐसे में इजराइल को लेकर देश के अंदर माहौल होना चाहिए दोस्तों, लेकिन जो भाजपा के समर्थक है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल एक मुस्लिम देश के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में थोड़ा सा अगर ज्ञान होता तो इन्हें पता होता कि भारत का नुकसान कर रहा है इजराइल। भारत ने 14,000 करोड़ रुपए लगा दिए, इसके बावजूद इजराइल भारत के साथ में दोस्ती दिखाने के नाम पर 14,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर बम बरसाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, और बम बरसाए भी गए थे। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले को लेकर कुछ बोलेंगे? क्या इजराइल को वार्निंग देंगे कि वो भारत के 14,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, उस पर अटैक ना करे, छाबहार पोर्ट पर अटैक ना करे? अगर ऐसा करवा पाएंगे तभी माना जाएगा कि बीजेपी के लोगों की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो डिप्लोमेसी है, वो सफल है। वरना तो दोस्तों केवल लेजर आंख दिखाना और गले पड़ना, यही राजनीति, यही फॉरेन पॉलिसी बीजेपी की विदेश नीति बची हुई है। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट तो दोस्तों, जिसमें अरविंद केजरीवाल को लेकर कांग्रेस पार्टी का रवैया एकदम क्लियर है। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि क्यों सोनिया गांधी जेल जाएंगी। अरविंद केजरीवाल मीडिया वाले से पूछ रहे थे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्या जेल गए, तो इस पर संदीप दीक्षित ने कहा कि
सोनिया गांधी क्यों जेल जाएंगे, उन्होंने कोई शराब घोटाला किया क्या? आपने 3-4 साल दिल्ली की सड़कों पर उछल उछल कर कहा कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उनके पास फाइलें हैं, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया करते थे, लेकिन आज उन्होंने कोई आरोप नहीं दिखाया, कांग्रेस पार्टी को केवल बदनाम किया, जिसका फायदा बीजेपी और आरएसएस वालों ने लिया। ऐसे में दोस्तों ये बात तो तय है कि अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की छवि खराब की और उसके बाद जो माहौल बना इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा हुआ। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले में? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें असम कांग्रेस के कप्तान और लोकसभा के अंदर सांसद गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत दे दिया है। दोस्तों उन्होंने जोहार हाट सीट से मैदान में उतरने को लेकर चैलेंज स्वीकार कर लिया है। गौरव गोगोई ने उनकी चुनौती स्वीकार करते हुए न सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बल्कि जीत भी दर्ज करेंगे, इस तरीके का इक्वेशन बनाया गया है। गौरव गोगोई इससे पहले भी चुनाव में चैलेंज स्वीकार कर चुके हैं। दोस्तों उनको जोरहाट सीट से चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के नेता ने बोला था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री का उन्होंने चैलेंज स्वीकार करते हुए बीजेपी के नेता को 1,44,000 के अंतर से चुनाव हराया था। दोस्तों विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि जबरदस्त मुकाबला असम के चुनाव में देखने को मिलेगा। आप लोग की क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों अगर एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में ये भी लिखकर बताएगा दोस्तों कि आखिर आपको क्या लगता है, क्या ईरान इस बार एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल दोनों को पूरी तरीके से ऐसा झटका देगा कि इजराइल वाले कभी दोबारा इनका नाम नहीं लेंगे? आप लोग की क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। तेहरान के अंदर लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि आखिर इजराइल को अब वापस एक घुटनों पर लाया गया है। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।